हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूपी पीसीएल टीजी 2 और यूपी आरविनल टीजी 2 के लिए क्लास ले रहे हैं, जिसमें हमारा इस टाइम एसी सर्किट चल रहा है और एसी सर्किट का ये क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का है। तो एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 31 नंबर का। देखिए, एसी को डैश डैश द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को किसके द्वारा बहुत ही आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कन्वर्टर, दूसरा है इन्वर्टर, तीसरा है ट्रांसफार्मर, चौथा है रेक्टिफायर। तो बताइए। ठीक है, तो इसमें एसी को, अब देखिए एसी की अगर बात करें तो एसी को आपको क्या करना है, घटाना है और बढ़ाना है। तो इसे घटाने और बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर वैसे भी सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, एसी पर। और ये एसी के वोल्टेज को घटाता है या फिर वोल्टेज को बढ़ाता है, यही काम करता है। या फिर एसी की जो करंट है उसको बढ़ाएगा या फिर करंट को क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसमें पावर आपकी स्थिर रहेगी। प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड दोनों की पावर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन आपका है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो है बेसिकली एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, यानी एसी से डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसफार्मर में कभी कभी पूछता है कि ट्रांसफार्मर में जो हम अगर डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर में जब भी हम डीसी सप्लाई देंगे तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो क्या होगी, वो जल जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग वो जल जाएगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्लियर हो गए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, आपको यही बताना है। तो देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक बताना है तो सबसे पहले समझिए कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता क्या है। देखिए, एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, वह परिपथ कैसा कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए वोल्टेज है और यहाँ से मान लीजिए कि आई करंट फ्लो रही है और आर। तो देखिए, जैसे हम डीसी में पावर को कैलकुलेट करते हैं तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में वह एसी होगा, तब भी हम पावर को वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि डीसी में करते थे। डीसी में पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पी बराबर वी इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला आपको मिलता है डीसी में। ठीक है, यही फॉर्मूला हम एसी में यूज करेंगे जब हमारे पास प्योर प्योर का मतलब कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसी हो चाहे डीसी हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ अगर आपके पास है, इसका मतलब एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध है। तो जब केवल प्रतिरोध होगा तो मैंने बताया कि प्रतिरोध की जब भी बात होगी, केवल प्रतिरोध की, तो वहाँ का जो वोल्टेज होगा, ठीक, और जो करंट होगी, दोनों किस में होंगे, दोनों के दोनों फेज में होंगे। दोनों के दोनों फेज में होने का मतलब कि इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इनके बीच कोण जो बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री का। अब अगर इनके बीच का कोण 0 डिग्री बना तो कॉस, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। पावर फैक्टर यूनिटी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात की गई तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी कलांतर नहीं होगा। तो वह दोनों एक ही फेज में होंगे। जब एक ही फेज में होंगे तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। जब कोण 0 डिग्री मिला तो पावर फैक्टर आपसे पूछा है,
तो शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई होता है, और फाई का मान आपको 0 डिग्री दिया है, तो cos जीरो का मान होता है 1 मतलब कि यूनिटी। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो पावर फैक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो उसका शक्ति गुणांक कितना होगा, आपसे ही पूछ रहा है। तो एक शुद्ध इंडक्टिव, अब देखिए इंडक्टिव पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि इंडक्टेंस है क्या है आपका। तो बेसिकली इंडक्टेंस जो है एक चोक होता है। क्या होता है, चोक। ठीक है, अब देखिए चोक जो होता है ये क्या होता है, चोक का मतलब होता है जिसका यल इनफाइनाइट हो और आर जीरो हो। यल जो हो बहुत हाई हो और आर उसका क्या हो, जीरो हो। तो इस तरीके पे हम क्या डिज़ाइन करते हैं, चोक का डिज़ाइन करते हैं। तो चोक हो तो भी वो इंडक्टर की भांति काम करता है, या फिर कोई एक आयरन की कोर आप ले लो, कोई एक आयरन का क्रोड आप लिए हो, इस पे आप क्या करोगे कि अगर तार लपेट दिए हो कुछ इस तरीके से, अगर आपने तार लपेट दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने तार लपेट दिया है, तो फिर ये भी आपका कैसा काम करेगा, एक इंडक्टेंस की भांति का मतलब कि कार्य करेगा, एक इंडक्टेंस की भांति कार्य करेगा। और इंडक्टेंस को जो हम प्रदर्शित करते हैं वह करते हैं यल से। ध्यान से सुनना, इंडक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है हेनरी। उसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और इंडक्टेंस का जो मतलब डेफिनेशन, जो परिभाषा बोली जाती है, वह परिभाषा होती है इंडक्टेंस की कि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाला जो होता है वो क्या होता है, इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब कि प्रेरकत्व होता है। तो किसी परिपथ में धारा का परिवर्तन करने के लिए जिस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेरकत्व। अब शुद्ध प्रेरकत्व का मतलब क्या है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का मतलब कि यल आपका पूरा हो, यानी कि इनफाइनाइट हो, यानी कि पूरे परिपथ में केवल यल हो और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं हो, जैसे कि आर ना हो और सी भी ना हो। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बना जिसमें केवल इंडक्टर होता हो। कोई भी एलिमेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, रजिस्टर होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। लेकिन हम एक आइडियल केस, एक आदर्श मात्रक मतलब आदर्श मान को लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास प्योर इंडक्टर है। और हमने आपको ये बताया है कि जब प्योर इंडक्टर होता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अब वो एंगल कितना बनता है, सपोज तो वोल्टेज अगर आपने मतलब कि रेफरेंस एक संदर्भ में लिया है V, ठीक है, तो करंट जो होती है वह इंडक्टर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टर। तो इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो करंट क्या करती है, हमारी पीछे पीछे चलती है, यानी करंट हमारी लैग करती है। अब देखो लैग का मतलब क्या है कि जो चीज़ कोई रेफरेंस माने हो उस रेफरेंस से अगर पीछे चले तो लैग, अगर उस रेफरेंस से आगे चले तो लीड। तो फेजर आपका हमेशा कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फेजर अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पहले ही आपका वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज आपका क्या करेगा, लीड करेगा। तो करंट आपकी कुछ यहाँ पे दिखेगी आई, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो आपको ये भी क्लियर रखना है कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा उस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री बनेगा। अब अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, ठीक। तो cos फाई मतलब कितना, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान आपको पता है 0 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब शुद्ध कैपेसिटिव की बात आ गई, ठीक है। तो शुद्ध कैपेसिटिव का मतलब कि देखिए कैपेसिटर, सबसे पहले तो आप समझिए कि कैपेसिटर क्या होता है। तो संधारित्र आपका होता क्या, संधारित्र आपका दो प्लेट से मिलकर बना होता है। एक प्लेट होती है पॉजिटिव और एक प्लेट होती है निगेटिव, और उसको किसी भी मीडियम से अलग कर दिया गया हो। सपोज बीच में एयर है
तो फिर यह एक तरह का कैसा बिहेवियर करेगा, एक तरह से कैपेसिटर का, एक तरह से संधारित्र का बिहेवियर करने लगेगा। जैसे आपके पास दो तार हैं, एक आपके पास है फेज और एक आपके पास क्या है, न्यूट्रल, तब भी दोनों के बीच में क्या बनेगा, कैपेसिटर बनेगा। जहाँ पे भी दो प्लेट होगी और दोनों प्लेट विपरीत चार्ज रखती होंगी, दोनों की दोनों प्लेट कैसी चार्ज रखती होंगी, विपरीत, तो उनके बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि कैपेसिटर का एक और डेफिनेशन अगर आपको पता है कि किसी भी परिपथ में जो वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम बोल देते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी परिपथ में वोल्टेज का परिवर्तन होने का विरोध करे उसको हम बोलेंगे संधारित्र। और संधारित्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, या फिर हम कहेंगे आवेश बटे वोल्टेज के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र को C से हम लिखते हैं और C का जो मात्रक होता है ये होता है फैरड। क्या होता है, फैरड। ठीक है, इतनी चीजें। उसके बाद देखिए कि अब शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक आपसे पूछा है, तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में हम बोलते हैं कि हम रिफरेंस लेंगे। रिफरेंस सपोज हमने वोल्टेज ले लिया, अब इसका हम फेजर बनाएंगे। तो कैपेसिटिव परिपथ होता है तो उसमें हम बोल देते हैं कि जो हमारी करंट है वो आगे आगे चलती है, यानी आपकी करंट कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे होगी करंट। तो इनके बीच में कितना एंगल का कोण बनेगा, इसके बीच में बनेगा कोण आपका 90 डिग्री का। इसके बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आई और वी के बीच का 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगेन जो फाई है वो फाई बराबर आपको मिला 90 डिग्री, तो कॉस फाई पावर फैक्टर ही तो आपसे पूछा है, कॉस फाई मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे हम 90 रख देंगे, तो कॉस 90 का कितना होता है, 0। अगेन आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि इंडक्टर शुद्ध देखो, शुद्ध प्रति मतलब प्रेरकत्व की, शुद्ध कैपेसिटर की, शुद्ध संधारित्र की बात करें तो इसका पावर फैक्टर जो होगा वो कितना होता है, पावर फैक्टर होता है 0। और एक प्योर रजिस्टिव की अगर हम बात करें, प्योर रजिस्टिव की, तो पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई। पावर फैक्टर इकाई होता है। क्लियर हो गई ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि RLC परिपथ है जिसका शक्ति गुणांक XL इज ग्रेटर देन XC हो का होता है। अब देखिए मैंने आपसे बताया कि जब भी परिपथ में यल ज़्यादा होगा, यल ज़्यादा होने का मतलब कि क्या, लैगिंग हम बोलेंगे, क्योंकि करंट हमारी क्या करती है, लैग करती है। अगर आपका C ज़्यादा है तो हम बोलते हैं लीडिंग। ठीक है, यानी क्योंकि उस C की कंडीशन में करंट हमारी क्या करती है, आगे आगे चलती है, इसलिए हम बोल देते हैं लीडिंग। ठीक है, तो देखिए उस तरीके से अगर आप देखोगे तो XL बड़ा है XC से, XL बड़ा है किससे, XC से। अगर XL बड़ा है तो इसका मतलब है कि बिहेवियर कैसा आपको दिखेगा, तो बिहेवियर आपको पश्चगामी दिखेगा, यानी लैगिंग दिखेगा। ठीक है, बिहेवियर आपको कैसा दिखेगा, लैगिंग। लेकिन अगर यहीं पे कंडीशन XC बड़ा हो जाता किससे, XL से, तो उस कंडीशन में फिर अग्रगामी हो जाता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। तो एक एक चीज़ को ना आप बहुत ध्यान से हमेशा मतलब कि देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, सब पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद अगला क्या है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा। अब शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में जो धारा होती है, जैसे ये वोल्टेज हमने ले लिया रेफरेंस, तो करंट आपकी कितना होती है, यहाँ पे होती है IL हम लिख देते हैं, तो ये कितनी होती है 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे होती है, तो 90 डिग्री से पश्चगामी होगी। किससे होगी, 90 डिग्री से पश्चगामी होगी। क्लियर। अगर यहाँ पे आपको शुद्ध मतलब कि इंडक्टिव दिया है, यहाँ पे शुद्ध कैपेसिटिव दे देता, शुद्ध संधारित्र दे देता, तो ये आपने रेफरेंस लिया वोल्टेज, तो फिर ये आपको यहाँ पे करंट मिलेगी, तो करंट जो होगी 90 डिग्री से अग्रगामी होगी। 90 डिग्री से क्या होती, अग्रगामी होती। ठीक है, तो एक एक चीज को आप समझिए। और फेज में कब होगी, फेज में कब होगी, जब हमारे पास शुद्ध प्रतिरोध होगा, शुद्ध क्या होगा, प्रतिरोध, तब जाके हमारा फेज में होगी। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। अब देखिए शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज। अब शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज कैसा होगा, तो शुद्ध कैपेसिटिव की बात होती है, वोल्टेज हो गया, और करंट हमको पता है कि लीड करती है,
तो इनके बीच का एंगल कितना बिना 90 डिग्री। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी पीछे पीछे चल रहा है, पश्चगामी है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 37 का क्वेश्चन नंबर मतलब जो है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक बराबर। अब देखिए पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो 3 तरह का फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो वोल्टेज और करंट के बीच में, जैसे ये आपका कुछ मान लीजिए कि ये वोल्टेज है और एक करंट है, इनके बीच के कोसाइन एंगल को यानी कॉस फाई को, इनके बीच का जो कॉस फाई बनेगा उसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट एक बनता है आपके पास कि पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, कॉस फाई हम लिखते हैं, ठीक है। कॉस फाई का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है कि एक्टिव पावर अपान कॉम्प्लेक्स पावर, या फिर हम कहेंगे वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है, किलोवाट बटे केवीए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति, ठीक है, आभासी शक्ति, यही तो हम कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पावर या फिर आभासी नहीं तो इसको टोटल पावर लिख दो, ठीक है, कुल पावर, केवीए रेटिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कॉस फाई बराबर क्या होगा, किलोवाट बटे केवीए। अब यहाँ से अगर आप देखें तो कॉस फाई का एक फॉर्मूला और निकल के आएगा, कॉस फाई बराबर आर बटे जेड, आर बटे जेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस फाई का एक फॉर्मूला ये है। अब देखिए आप तीनों हमेशा याद रखिए, आपको बस अब अगर पता है तो फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। अब सही आपसे पूछ रहा है, तो सही क्या होगा आपसे ही पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैंने अभी कॉस फाई बराबर आपको लिखाया था कि किलोवाट बटे केवीए, ठीक। तो यहाँ से आप किलोवाट बराबर क्या लिख दोगे, केवीए इंटू कॉस फाई, केवीए इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है कि सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला है कि डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है। अब डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है, तो डीसी परिपथ के लिए आपसे पूछा है कथन कौन सा सही है, तो डीसी परिपथ के लिए पी बराबर वी इंटू आई ही हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। उसके बाद डीसी जो होता है, डीसी हमेशा प्योर रजिस्टिव होता है। कैसा होता है, प्योर रजिस्टिव, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी होता है। और शुद्ध प्रतिरोधी का जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, वो होता है यूनिटी। शुद्ध प्रतिरोधी का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। इसलिए उसमें हम P बराबर क्या लिखते हैं, V इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सही तो इसका ये भी दिया है, लेकिन आप ये तो पावर फैक्टर के फॉर्म में दिया है ना, आपसे पावर पूछा है कौन सा सही है डीसी के लिए, तो ये डीसी के लिए नहीं सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा। अब देखिए प्रतिघात क्या है, इंडक्टिव प्रतिघात सबसे पहले तो क्या है, यानी कि इंडक्टेंस यानी यल में फ्लो होने वाली करंट का विरोध करने के लिए जिस प्रतिघात का हम यूज करते हैं वह क्या होता है, इंडक्टिव प्रतिघात होता है। और इंडक्टिव प्रतिघात बराबर होता है एक्सएल से हम लिखते हैं, और एक्सएल बराबर होता है वी बटे आई एल होता है। और एक्सएल का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, यह भी ओम होता है, ठीक। अब देखिए एक्सएल का जो फॉर्मूला है एक और होता है किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस दोनों के फॉर्म में। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, पहली चीज। तो एक्सएल बराबर एक फॉर्मूला आपका ये होता है, और एक्सएल बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर आपको पता है कि 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई एफ एल, एक फॉर्मूला ए होता है, ठीक है। तो इतनी क्लियर है कि एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है, या फिर एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू एल होता है। तो यहाँ हम देखें तो इसमें आपसे पूछा क्या है कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा। तो हमने बताया कि एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। अब देखिए एक्सएल ही तो आपसे पूछा है इंडक्टिव प्रतिघात, तो इंडक्टिव प्रतिघात जो आवृत्ति के सीधे समानुपाती है। अब सीधे समानुपाती होने का मतलब कि आवृत्ति बढ़ेगी
तो ये भी बढ़ेगा यानी एक्सएल भी बढ़ेगा, और आवृत्ति घटेगी तो एक्सएल भी घटेगा। तो इसका मतलब है आवृत्ति आपकी घट रही है तो एक्सएल भी क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए, आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात। अब संधारित्र प्रतिघात क्या होता है कि किसी कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसका विरोध करने के लिए जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है वह क्या कहलाता है, संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। और संधारित्र प्रतिघात को हम लिखते हैं एक्स सी से, और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। और एक्स सी बराबर जो है 1/ हम लिख सकते हैं 2πf/c। कुछ इस तरह से आप फॉर्मूला पाओगे, ठीक, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो यफ को जब हम बढ़ाएंगे, ध्यान से समझना, यफ को बढ़ाएंगे तो यक्सी हमारा घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी एंटी प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि यफ बढ़ा तो यक्सी घटेगा, यफ घटा तो यक्सी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिघात क्या होगा। तो यक्सी बराबर क्या होता है, 1/2πf/c। अब आवृत्ति के बढ़ने से आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यक्सी यानी संधारित्र प्रतिघात क्या होगा, ये आपका घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा क्या रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछ रहा है कि यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो। अब देखा ध्यान से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि एक्सएल बराबर क्या होता है, V/IL। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति क्या कर दी गई, आधी कर दी गई। आवृत्ति आधी कर दी गई तो देखो, आवृत्ति अगर आधी कर दी गई तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि एक्सएल बराबर ये भी होता है 2πfl, 2πfl होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला होता है। अब एक्सएल की जगह इतना तो हम रख ही सकते हैं ना 2πfl को इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से हम रखेंगे तो आप देखोगे कि हमको क्या मिला, 2πfl बराबर हमको मिला V/IL। अब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, दो गुना, फ्रीक्वेंसी को सॉरी मैंने आधा कर दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, आधा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी आधा हो गई यानी बटे 2 हम कर देंगे। ठीक है, तो बटे 2 करेंगे तो 2πfl का मतलब क्या है कि XL/2 बराबर V/IL, V/IL। तो करंट कितनी होगी, अरे भाई ये तो आपका फिक्स है, V भी आपका फिक्स रहेगा, तो करंट आपकी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। करंट कितनी हो जाएगी, 2 गुना। नहीं समझ में आया तो देखो कैसे हम करेंगे। देखिए, तो आपको पता है कि आवृत्ति आधा हो रही है तो एक्सएल बराबर होता है 2πfl, ये आधा हो गई तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सएल जब आपके पास 1 था तो हम मान लेते हैं, एक्सएल जब हमारे पास 1 था, वोल्टेज आपके पास, देखो ध्यान से एकदम एज्यूम करो, हर एक चीज़ को सोचो बस, कि वोल्टेज आपके पास 230 वोल्ट था और एक्सएल आपके पास 1 ओम था, मैं मान लिया। तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी, करंट हमको मिल रही थी 230 एम्पियर। 230 एम्पियर देखो कैसे निकाले हमने, आई बराबर जो होता है V/XL होता है। तो V मैंने 230 माना है, एक्सएल आपको मैंने 1 पहले माना, पहले हमारे पास क्या था, 1 था तो 1 मान लिया। तो कितनी फ्लो हो रही है, 230 एम्पियर हो रही है। अब हमारे पास आवृत्ति आधा हो गई, आवृत्ति आधा हो गई तो एक्सएल भी आधा हो जाएगा। जब एक्सएल आधा हो गया तो उस टाइम करंट कितनी होगी, तो ध्यान से देखो कि करंट कितनी होगी, आई बराबर वी कितना है, 230 मैंने माना है। एक्सएल, XL/2, अब XL/2 करेंगे ना, तो एक्सएल तो मैंने 1 माना, इसको 2 कर दिया। तो आई बराबर आप देखोगे ये 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 0 0 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 460 एम्पियर फ्लो होगी उस टाइम करंट। तो करंट कितनी होगी, 2 गुना हो गई। इसका मतलब है कि जब भी आवृत्ति आधा होगी तो एक्सएल आधा होगा, एक्सएल आधा होगा तो करंट दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 साइकिल पर सेकंड, देखो सी मतलब क्या, 100 साइकिल पर सेकंड।
आवृत्ति वाले यानी फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है साइकिल पर सेकेंड होता है और हर्ट्ज भी होता है, साइकिल पर सेकेंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। 100 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 साइकिल पर सेकेंड हो जाती है तो रिएक्टेंस क्या होगा। अब ध्यान से समझो कि पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितना है, 50 है, सॉरी 100 है, ठीक है। पहले कितना थी, 100 है। उस टाइम आपको रिएक्टेंस जो मिल रहा है ये क्या है, कैपेसिटर के कारण मिल रहा है, तो एक्सी आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक्सी। एक्सी आपको 25 ओम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपकी जो है F2 वो कितना हो जा रही है, वो 50 हो जा रही है, 50 साइकिल पर सेकेंड। फिर आपसे पूछ रहा है कंडीशन बताओ कि एक्सी कितना होगा। तो कठिन है सवाल, सवाल नहीं लगा सकते। देखो कैसे लगाएंगे हम, ध्यान से देखना कि एक्सी बराबर जो होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, 2 पाई एफ सी। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्सी और फ्रीक्वेंसी में जो मतलब संबंध है वो क्या है, एक्सी प्रोपोर्शनल 1/f, यही संबंध है, ठीक है। यही संबंध दिख रहा है ना। अब देखो ध्यान से, तो मैं मान लेता हूँ XC1 प्रोपोर्शनल जो होगा 1/f1 के होगा, दूसरा XC2 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/f2 के, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन को, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को मैं बटे करता हूँ। तो बटे करने के बाद देखेंगे कि XC1 बटे XC2 बराबर क्या मिलेगा, 1/f1 बटे 1/f2। तो ये टोटल हो जाएगा F2/f1, F2/f1। अब देखो XC1 आपको दिया है ऐसा कि 25, ठीक। XC1 आपको 25 दिया है, XC2 आपको पता करना है, बराबर F2 कितना दिया है 50 बटे F1 कितना दिया है 100, F1 कितना दिया है 100। ये कैंसिल हुआ, जीरो 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 कैंसिल हुआ, ये 5 दूनी 10, ये 2 हो गया। XC2 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई से तिर्यक गुणा कर दो, तो XC2 इधर जाएगा, तो XC2 बराबर कितना होगा, 2 25 दूनी 50 ओम, 50 ओम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 50 ओम, ठीक। चलिए अब देखिए परिपथ का थीटा गुणांक है। अब देखिए थीटा पूछा, थीटा है क्या, एक्चुअली में आपको समझ में तो आना चाहिए थीटा है क्या। तो परिपथ में जब भी थीटा गुणांक, ऐसी परिपथ में थीटा पूछे तो इसका मतलब पावर फैक्टर आपसे पूछ रहा है, और पावर फैक्टर R/Z होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 0.6 शक्ति गुणांक पर, 0.6 जो है ये पावर फैक्टर दिया है शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 kVA है, तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में क्या होगी। अब पावर फैक्टर और इनपुट केवीए और किलोवाट में संबंध कोई होता है। अगर ये संबंध पता है तो आप बस फटाक से आंसर निकाल सकते हो। तो संबंध आपको पता है कि पी पावर फैक्टर बराबर किलोवाट बटे केवीए ये होता है, और किलोवाट बराबर पावर फैक्टर इंटू केवीए ये हो जाएगा। तो पावर फैक्टर आपके पास कितना है, पावर फैक्टर आपको 0.6 दे रखा है, और उसको केवीए कितना दे रखा है 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोवाट, 6 किलोवाट। तो फॉर्मूला पता था, इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। चलिए अगला है कि किसी एसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति कितनी है, 20 kVA है, और रिएक्टिव शक्ति कितनी है, 12 kVAR है। तो परिपथ में वास्तविक शक्ति होगी। देखिए तो पावर ट्रायंगल जब भी हम बनाते, देखिए पावर ट्रायंगल एक पावर त्रिभुज बनाते, तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जिसमें ए होता है आपका केवीए, ठीक है। उसके बाद बेस जो होता है ये आपका होता है किलोवाट, और उसके बाद ये लंब जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है KVAR, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका जो होता है ये KVA होता है, जो कर्ण, ठीक है। इसको हम कर्ण बोलते हैं ना, जब भी समकोण त्रिभुज हम पढ़ते हैं, बीच नीचे वाला आधार होता है, आधार कितना है आपका किलोवाट होता है, और ये जो लंब मतलब हम बोलते हैं, ठीक है, आधार लंब और कर्ण यही होता है ना। तो आधार जो होता है ये क्या है, किलोवाट होता है, यानी वास्तविक शक्ति। और जो लंब है ये कौन सा होता है आपका, ये आपका होता है रिएक्टिव पावर,
ठीक है, रिएक्टिव पावर। उसके बाद ये जो कर्ड है, कर्ड जो होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको आप आभासी शक्ति बोलते हो। ठीक है, इसको हम यस से लिखते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं और इसको हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों का नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि किसको यस से, किसको पी से, किसको क्यू से लिखते हैं। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं, देखो पावर ट्रिंगल आपने देख लिया कैसे से होता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यस स्क्वायर बराबर जो हमको मिलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बस अब आपको तीनों ये पता चल गया, आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप इसमें देखोगे, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में देखो तो ऐसी परिपथ में जो आभासी शक्ति यानी कि यस आपको कितना दिया है 20 kVA और रिएक्टिव पावर यानी क्यू आपको कितना दिया है 20 kVA आर दिया है। तो वास्तविक शक्ति पूछ रहा है यानी पी पूछ रहा है आपसे। तो तीनों के बीच में संबंध मैंने बताया कि यस स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर आपसे पूछा है तो क्यू स्क्वायर बराबर जो होगा यस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब देखो कितना मिला, क्यू स्क्वायर बराबर यस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यस मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे कितना 12 बराबर 144 होता है। ठीक है, 144। तो बस माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 256। ठीक, ये मिला हमको क्यू स्क्वायर बराबर। फिर हम क्यू बराबर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 16 किलोवाट, 16 किलोवाट। तो सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वह होती है VAR यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला पूछेगा तो वास्तविक पावर या फिर हम कहें कि ट्रू पावर या फिर रियल पावर या फिर एक्टिव पावर का जो मतलब कि यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है किलोवाट। किस में होती है, वाट में होती है, किलोवाट में होती है। और कॉम्प्लेक्स पावर या फिर आभासी शक्ति का आपसे पूछे यूनिट तो क्या होती है, किलो वोल्ट एम्पियर होती है, किलो वोल्ट एम्पियर होती है आभासी शक्ति का यूनिट। ठीक, चलो अगला है कि एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है, तो परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा। चलो तो कोई बात नहीं, इम्पीडेंस ही तो पूछा है और इम्पीडेंस हमको पता है जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं। या फिर एक और होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो हम दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब एक्सी बड़ा होगा तो ए वाला, जब एक्सएल बड़ा होगा तो ये वाला। ठीक है, यानी कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला कब, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक, तो आप देख सकते हो कि हम कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल जो है वो 8 ओम है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है। तो फिर हम ये वाला लगाएंगे कि आपको दिख रहा है एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो लगाइए। तो जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस इन कोष्टक एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस एक्सी मतलब कितना 16 माइनस कितना 8, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर। तो देखिए जेड बराबर कितना मिल जाएगा 36 प्लस 64, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, तो करडी में कितना मिलेगा 100। अब करडी में 100 है तो बाहर आएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 ओम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि 0.5 हेनरी की इंडक्टेंस वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। अब देखिए यल का मान ये जो दिया है, ये यल का मान दिया है 0.5 हेनरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है यानी एक्सएल पूछ रहा है। तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ यल। तो इसमें कुछ करना है, यल की जगह रख दो ना, रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2 पाई एफ यल, यल मतलब कितना 0.5, तो 2 25 10 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना मिला पाई एफ मिला, पाई एफ।
अब अगर पाई एफ मिला आपको तो ध्यान से देखना, पाई इंटू एफ। अब पाई का मान कितना होता है 3.14 गुड़े एफ, हम जो हमारे इंडिया में फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं कितना होता है 50, मल्टीप्लाई कर दो तो 31.4 गुड़े 5, तो 5 चौक को 20, 5 एकम 5 दो 7, 5 3 15, 157 ओम। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 157 ओम होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया ना, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है, तो कॉइल का शक्ति गुणांक होगा। तो कॉइल का शक्ति गुणांक देखिए, शक्ति गुणांक क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है आर बटे जेड। अब आर आपको पता है कि 8 ओम दिया है, लेकिन जेड पता है, जेड नहीं पता है तो हम जेड निकालेंगे, जेड निकल जाएगा हमारा कैसे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, देखो जब भी एक्सएल और एक्सी दोनों होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी या फिर एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे, लेकिन अगर कोई एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे कि मतलब कि इंडक्टर ही है या फिर कैपेसिटर है, तो फिर इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए आर स्क्वायर मतलब कितना, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64, प्लस एक्सएल कितना दिया 6, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो आर बाई जेड कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, आर का मान कितना है 8, जेड जेड कितना निकला, जेड हमारा निकल गया, ठीक है जेड हमारा निकल गया, सॉरी देखिए कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, आर कितना निकला, आर आपका है 8, जेड आपका 10 निकल के आया तो 0.8। अब लैगिंग होगा कि लीडिंग, देखो कभी कभी ना ये पूछ लेता, अभी तो फिलहाल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 51 का क्या है सी है, लेकिन आपसे पूछ लेता कि लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन अगर इस तरह से बनाऊँ कि 0.8 लैग, उसके बाद ये ऑप्शन मैं 0.8 लीड, कुछ इस तरीके से मैं बना दूँ, फिर कन्फ्यूजन आ जाती है कि लीड होगा कि लैग होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आपने जल्दी जल्दी में इसको मार के चले आए तो ये गलत हो जाएगी, गलत है। ठीक है, सही क्या होगा ई होगा, क्योंकि इंडक्टर है, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि लैग करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ कैपेसिटी होता तो लीड होता, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि समांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा होगी। अब समांतर परिपथ की दो शाखाओं में जो I1 और I2 धाराएं हैं तो कुल धारा होगी। देखो AC में बात करेंगे तो I1 और I2 का सदिश योग होगा, I1 और I2 का क्या होगा सदिश योग। अगर हम एक DC में बात करते हैं तो I1 प्लस I2 कर लेते हैं हम, तो हमको मिल जाता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं AC परिपथ, तो AC परिपथ में हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, अगला है कि शाखा का कंडक्टेंस यानी जी द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या। अब देखिए कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, जो धारा के प्रवाह होने का सपोर्ट करता है, धारा के प्रवाह होने में मदद करता है, वो क्या होता है कंडक्टेंस होता है। और एक आपके पास होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस धारा प्रवाह का विरोध करता है, वह होता है रेजिस्टेंस। अब देखो दोनों का काम उल्टा है, ए सपोर्ट कर रहा है ए विरोध कर रहा है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं, एक दूसरे के उल्टा होंगे कि नहीं। इसका मतलब है कि जो जी होता है वह होता है 1/r, 1/r, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का जो यूनिट होती है यह होती है महो, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं इसको, ठीक है ये महो, ठीक, या फिर इसको हम सीमेन भी कहीं कहीं बोलते हैं, साइमन कहीं कहीं लिखा रहता है, फिर सीमेन आप, ठीक है तो आप जानते रहो सीमेन होता है इसका। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शाखा का ससेप्टेंस बी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब शाखा का जो ससेप्टेंस है वो उसके द्वारा हम क्या निर्धारित करते हैं। अब देखिए ससेप्टेंस क्या है, शाखा का ससेप्टेंस का मतलब कि जो इंडक्टिव परिपथ में जो करंट फ्लो हो रही है उसका सपोर्ट करेगा, इंडक्टिव परिपथ में यानी कोई शुद्ध इंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होगी उसका सपोर्ट करेगा, उसे हम ससेप्टेंस बोलते हैं। अब इंडक्टिव परिपथ में जो करंट फ्लो होने का विरोध करता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सएल, क्या होता है एक्सएल होता है। तो ये ससेप्टेंस उसका सपोर्ट करता है और ये जो है उसका अपोज करता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए,
तो रेसिप्रोकल हुए तो 1/x बराबर हम b लिख देते हैं। 1/x बराबर b जो है वो क्या है, ससेप्टेंस है, और x क्या है, x आपका रिएक्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी भी यूनिट क्या होती है, सीमेन होती है या फिर महो होती है, और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है कि ओम होती है। ठीक है, क्या होती है, ओम होती है। चलिए अगला अब हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा होगी। अब देखिए, दिया गया एक परिपथ है आपको, इसमें पूछ रहा कुल धारा कितनी होगी। अब देखिए ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, दो परिपथ अलग अलग बनाए गए हैं। अब ये जो 3 एम्पियर है ये किस में जा रही है, ये जा रही है आपकी इंडक्टर में, यानी किस में है, ये प्रेरकत्व में है। और 4 एम्पियर किस में जा रही है, ये प्रतिरोध में जा रही है। तो कुल परिपथ कुल धारा क्या होगी, यानी ये आई कितनी होगी। अब देखो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलती करने वाले हो इस क्वेश्चन में। क्या गलती करोगे कि 3 एम्पियर ये देखे, 4 एम्पियर ये देखे, आपको पता है कि दोनों ये एक नोड बन गया, ठीक है, एक एक पॉइंट बन गया, और आपको पता है किरचॉफ के करंट वाले नियम से कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समधाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो इसका मतलब इधर से 7 एम्पियर जाएगी तभी तो इधर जाके इधर होगी 7-7 एम्पियर। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी में तो दिया है, लेकिन नहीं बच्चे, ये क्या है कि ये सही नहीं है। ये डीसी के लिए सही है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में क्या है कि हम सदिश योग करते हैं। अब सदिश योग करने का मतलब कि जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होता है, तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको रेफरेंस मानने का मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है इसको मैंने ये रेफरेंस मान लिया, ये 4 एम्पियर की है। ठीक, अब इंडक्टर में जो 3 एम्पियर है ये क्या कर रहा है, ये तो लैग करेगा। अब लैग करेगा तो मैंने ये 3 एम्पियर क्या कर दिया, लैग करवा दिया, ये 3 एम्पियर। अब देखिए 4 एम्पियर इधर गई, 3 एम्पियर इधर, सदिश योग निकालेंगे तो इसका इधर से ऐसे, इधर से ये निकालेंगे हम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका 4 एम्पियर मिलेगा, ये 3 मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट कितना आपको मिल जाएगा, ये आप कहोगे जब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज से तो हमको मिल जाएगा 5 एम्पियर। देखो ठीक है, अगर आप समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि ये आपने निकाला तो ये 4 था, ये निकाला तो ये 3 है। अब देखिए इसी पैरेलल ऐसे खींचेंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अगर ये 4 है तो फिर ये 3 और 4। आपको पता है कि ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो समकोण त्रिभुज के नियम से यानी पाइथागोरस प्रमेय से भी लगाओगे तब भी ये कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, वैसे भी पता है ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे 25 होगा, फिर कर्ण का स्क्वायर हटा देंगे। अरे यार ऐसे देखो ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए सी का, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 25। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसलिए ध्यान देना, गलती कर सकते हो आप, ये मत मार के आना। चलिए अगला देख लेते हैं कि दिए गए चित्र में दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति होगी। दर्शाए गए धारा की कुल शक्ति कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 56 का जो कुल शक्ति पूछ रहा है, कुल शक्ति, तो कुल शक्ति, अब देखिए कुल पावर कितना, कुल शक्ति जो होती है तो P बराबर वी आई कॉस फाई होती है, वी आई कॉस फाई। अब ये अलग अलग निकालेंगे तब भी हमसे कुल पावर पूछ रहा है ना, तो कुल पावर आपकी तो वी आई कॉस फाई ही होगी ना, वी आई कॉस फाई ही होगी। ठीक है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए अगला है, अगला है कि परिपथ की कुल एडमिटेंस यानी वाई की गणना सूत्र द्वारा की जा सकती है। अब देखिए एडमिटेंस जो होता है वह आपका इस तरह से हम दिखाते हैं वाई से, और वाई बराबर जो होता है वह होता है जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एडमिटेंस जो होता है वह कंडक्टेंस के स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस का स्क्वायर होता है, कंडक्टेंस का स्क्वायर प्लस ससेप्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो एडमिटेंस है
इस एडमिटेंस का जो यूनिट होती है वह यूनिट भी क्या होती है, वही यूनिट होती है आपकी सीमेन, या फिर आप महो कह सकते हो, सीमेन या फिर महो। ठीक, चलिए अगला कि वी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, कौन सा परिमाण समान होगा। अब देखो ध्यान से आप समझ रहे होंगे, ये 3 शाखाएं कुछ इस तरीके से समांतर में जोड़ दी गई हैं। अगर 3 शाखाएं कुछ समांतर में जोड़ दी गई हैं, तो 3 शाखाएं समांतर में जोड़ दी गई हैं, तो फिर इनमें क्या समान होगा। अब देखो समांतर में आपको हमेशा याद रखना है कि करंट जो होती है वह अलग अलग होती है। समांतर में करंट अलग होती है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है सभी फेज में। ठीक है, सभी ब्रांच में जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा। उसके बाद किसी भी फेज में मान लो कि जब हम सीरीज की बात करेंगे, ये समांतर की बात है, जब सीरीज की बात होगी तो आई जो होता है वो सेम होता है सभी में, और जो वी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। वी जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आई सेम होगा और वी अलग अलग होगा, तो फिर कैसा सीरीज होगा, सीरीज मतलब श्रेणी। और समांतर की बात करें तो समांतर में वोल्टेज हर एक मतलब कि ब्रांच में सेम होता है और करंट अलग अलग होती है। तो यहाँ समांतर की बात की गई है, तो समांतर का मतलब क्या है कि प्रत्येक शाखा का वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है। अब 2 फेज की सप्लाई है तो उनके बीच में हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये याद करने की बात है, अब इसको याद रखिए कि 2 फेज का होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। 3 फेजों का होगा तो तीनों के तीनों किस पे होंगे, कुछ इस तरीके से आपके डिवाइड होते हैं, तो फिर 120 डिग्री पर होते हैं, 120 डिग्री पर। तो 3 फेज का होगा तो 120 डिग्री पर, 2 फेज का होगा तो 90 डिग्री पर। क्लियर है। तो इतने क्वेश्चन का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऐसे ही एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए यार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चीज़ से आप कभी भी चूक मत करिए, चैनल को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड के संग, वो एडवांटेज ले सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू।